अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो एक और छोटी सी वीडियो है जिसमें हम डिफरेंट स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं और कंपनी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं और यही कॉन्सेप्ट फिर आगे जाके आपकी हेल्प भी करते हैं बेहतर स्टॉक पिकिंग में। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होती है, ये परसेंटेज में होती है और इसके अलावा शेयर होल्डर्स इक्विटी आपने सुना होगा अक्सर, ये क्या होती है। असल में रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज जो है वो इसी पे बेस करती है। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि ये हमें किसी भी कंपनी के बारे में या उसके स्टॉक्स के बारे में क्या बताती है। तो इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इसकी वैल्यू किसी भी कंपनी के लिए, जैसे मिज़ान बैंक हो गया, फैसल बैंक हो गया या कोई भी और कंपनी है, तो उसके लिए कहाँ से जाके इसकी वैल्यू हम देख सकते हैं और फिर उसकी बेस पे कैसे हम डिसीजन कर सकते हैं स्टॉक को लेने या ना लेने का। ये डेफिनेटली आइसोलेशन में अकेले तो कुछ भी नहीं है, ये इसको भी डिफरेंट जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी कंसेप्ट हैं फंडामेंटल एनालिसिस के, उनके साथ ही यूज़ करना पड़ेगा। वो खैर आगे जाके देखते हैं। सबसे पहले तो शेयर होल्डर्स इक्विटी असल में होती क्या है। आपने अक्सर वर्ड सुना होगा शेयर होल्डर्स इक्विटी। नॉर्मली हम अक्सर इसको कैपिटलाइजेशन के साथ भी कंफ्यूज कर रहे होते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ होती है। जो कंपनी के टोटल एसेट्स होते हैं ना, उसकी वैल्यू माइनस टोटल लाइबिलिटीज़ कंपनी की जो है, उनको आपस में माइनस कर दें, यानी कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, तो फिर जो टोटल नेट वर्थ बनती है ना कंपनी की, उसको शेयर होल्डर्स इक्विटी भी कहते हैं। या इसको दूसरा वर्ड इसके लिए यूज़ होता है टोटल बुक वैल्यू ऑफ अ कंपनी। एसेट्स में मसलन लैंड, फैक्ट्रीज उसकी हो गई, उसके अलावा उसकी जो भी इक्विपमेंट्स हैं, व्हीकल्स वगैरह इक्विपमेंट्स, फिर और भी कोई अगर उसकी होल्डिंग्स हैं किसी और कंपनी में, उनका शेयर है, कोई भी उनके पास कैश पड़ा है, ये सारा कुछ उसमें आता है एसेट्स में। और किसी भी तरह के पेएबल्स, डेट्स वगैरह, ये सारे लाइबिलिटीज़ में आते हैं। तो जब उनको हम नेट कर देते हैं, यानी कि टोटल एसेट्स की वैल्यू माइनस टोटल लाइबिलिटीज़, उनके जो टोटल डेट्स वगैरह हैं, उनको माइनस कर दें, तो जो नेट वर्थ आती है ना, उसको शेयर होल्डर्स इक्विटी कहते हैं। अब रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज ये होता है कि जब हम शेयर होल्डर्स इक्विटी को, कंपनी की नेट वर्थ को, कंपनी की बुक वैल्यू को जब हम कंपेयर करते हैं उसके प्रॉफिट के साथ, ईयरली प्रॉफिट के साथ, तो वो ईयरली एक वैल्यू आती है परसेंटेज में, जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज होती है। तो फिर रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? टोटल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इन अ ईयर डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, जो कि नेट वर्थ है कंपनी की, इनटू 100। इन सिंपल वर्ड्स हम उसके जो ईयरली प्रॉफिट है उसको कंपेयर कर रहे हैं कंपनी की टोटल वर्थ के साथ। और वर्थ में ज़ाहिर है फिर वो सिर्फ एसेट्स की वैल्यू, उसके अंदर से हमने लाइबिलिटीज़ निकाल दी हैं, नेट वर्थ जो है कंपनी की। तो मसलन एक कंपनी जिसकी टोटल नेट वर्थ जो है वो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ 100 मिलियन बनती है और उसने प्रॉफिट किया है ईयर में 21 मिलियन, तो फिर जब इस फार्मूला में उसको ऐड करेंगे तो 21% उसकी शेयर होल्डर्स इक्विटी बनती है। अच्छा, इसमें इसको देखने के भी कुछ तरीके हैं। तो मसलन अगर तो कंपनी ने प्रॉफिट ज़्यादा किया है तो जाहिर है इसकी जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होगी। लेकिन अगर कंपनी के डेट्स भी ज़्यादा है ना, तो जब हम उनको एसेट्स से माइनस करेंगे तो एसेट वाली वैल्यू थोड़ी सी छोटी रह जाती है। तो फिर जब हम उसको प्रॉफिट से कंपेयर करते हैं तो फिर भी इसकी वैल्यू ज़्यादा आती है। तो अगर 30 to 40% तक है शेयर होल्डर्स इक्विटी की वैल्यू, तो फिर इसका मतलब है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके जो एसेट्स हैं उसके अगेंस्ट काफ़ी अच्छा जो है वो लेके आ रही है, अपने कैपिटल को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रही है और उसके अगेंस्ट अच्छा प्रॉफिट बना रही है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 50 to 60% की तरफ चली जाती है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी के जो डेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जब वो उसको टोटल एसेट से माइनस करते हैं तो एक वैल्यू कम रह जाती है और उसको प्रॉफिट के साथ जब कंपेयर करते हैं तो एक बड़ी वैल्यू आ जाती है। इस तरह से इसको ये भी देखना होता है कि मतलब जितनी इसकी वैल्यू ज़्यादा हो अच्छा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ना हो। 50 to 60% की तरफ अगर जा रही है तो फिर इसका मतलब है कि कंपनी के डेट्स में भी कोई मसला है, ज़्यादा डेट्स हैं कंपनी के। तो ओवरऑल वैसे ये बताती है कि एक कंपनी कितनी ऑप्टिमाइज तरीके से अपने कैपिटल को यूज़ करके उस पर प्रॉफिट बना रही है। मसलन 20%, 30%, 40% तक प्रॉफिट है तो वो बहुत अच्छा यूज़ कर रही है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू बहुत ऊपर चली जाती है, यानी कि कंपनी की नेट वर्थ के करीब करीब जा रही है, तो इसका मतलब है कि वो उसकी नेट वर्थ कम है, यानी कि उसकी जो एसेट्स हैं
वो कम है या एसेट्स के अगेंस्ट जो डेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उस केस में भी फिर इसकी 50-60% की तरफ वैल्यू चली जाती है। उस केस में थोड़ा सा आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो अब फाइनली हम कहाँ जाके इसकी वैल्यू देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज किसी भी कंपनी के बारे में क्या है, तो वो आए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी कंपनीज़ के लिए हम कहाँ से इसकी वैल्यू देख सकते हैं। अच्छा, किसी भी शेयर की रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज देखने के लिए आप जाएंगे उसके SCS ट्रेड के पेज पे। वो भी थोड़ी देर तक बताता हूँ किस तरह जाना है डायरेक्टली, लेकिन ये जैसे मीज़ान बैंक के हम पेज पे आ गए तो ये आ गया रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। ये 41% इसका जो है मीज़ान बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज है। यानी कि काफ़ी इफ़िशेंटली अपना जो भी नेटवर्थ है ना उसके अगेंस्ट 41% प्रॉफिट जो है वो बना रहे हैं हर साल। इसी तरह जो FABL फैसल बैंक, उसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज है वो 21.25% है। वो थोड़ा सा उससे पीछे। इसी तरह हम एंग्रो फर्टिलाइज़र और FFC को कंपेयर कर लेते हैं। एंग्रो फर्टिलाइज़र की रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज है वो तकरीबन 64% है, जो कि काफ़ी हायर लग रही है। जैसा कि FFC जो है ये आजकल जा भी काफ़ी अच्छा रहा है और इसकी उससे कम है, 34% है। इसका मतलब है कि एंग्रो फर्टिलाइज़र का जो डेट है ना वो ज़रा ज़्यादा है इक्विटी के अगेंस्ट, तो वो यहाँ से भी कंफर्म हो जाता है। नीचे अगर जाएं टोटल डेट टू इक्विटी रेशो तो ये 360% है, जो कि FFC के केस में सिर्फ 120% है, 22% है। तो इसका मतलब है कि इनका थोड़ा सा डेट जो है वो ज़्यादा है, तो उस वजह से इनकी डेट रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मतलब ये बिल्कुल ही बुरा कर रहे हैं, क्योंकि ये इसका EPS और बाकी सारे इंडिकेटर्स को भी आपने, बाकी डिविडेंड्स जो दे रहे हैं, बाकी जो प्रॉफिट कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ों को भी इंक्लूड करके सबको देखना होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हायर किसी की लगी, मतलब हायर होना अच्छी बात है, 25%, 30%, इवन 40% तक, लेकिन वो ज़्यादा हायर है तो उसका मतलब है कि उनका डेट भी हायर हो सकता है। तो इससे भी थोड़ा सा पता लगता है कि कंपनी जो है वो ज़्यादा डेट में तो नहीं है। उस तरह से जो है ये थोड़ी सी हायर है। इस केस में 64 जो है ईफर्ट की FFC की जो 30 कुछ % है उससे ज़्यादा अच्छी नहीं है, जबकि ये ज़्यादा हो तो अच्छी होती है, लेकिन इस केस में अच्छी नहीं है। मतलब अगर 30 to 40% से ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, तो फिर वो थोड़ा सा आपको ये भी समझ जाना चाहिए कि वो डेट वाली साइड पे भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये कंपनी बहुत बुरा कर रही है, ये भी डेफिनेटली प्रॉफिट में है, लेकिन स्टेबिलिटी के लिहाज से FFC जो है वो इस टाइम पे ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर आपने इस पेज पे आना हो तो बस स्टार्ट करिए कि जैसे मिलर ट्रैक्टर का हम देखना चाहते हैं तो MTL SCS ट्रेड ये आप सर्च करेंगे तो डायरेक्टली जो पहला आता है ना उस पे आ जाएंगे, और इसमें फिर ये वैसे ही ओवरव्यू वाला ही पेज आपका ओपन होगा। अगर ओवरव्यू वाला नहीं होता तो ये फर्स्ट जो साइड मेन्यू से ओवरव्यू है वो उसको आप क्लिक करें और वो पहले पेज पे ही आ जाएंगे आप। जैसे ये मिलर ट्रैक्टर की 68% है। अब इसका भी डेट अगर देखें तो शायद ज़्यादा हो। ये देखें डेट टू इक्विटी 291%। तो जैसे कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा कि इससे आप डेट का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेट भी ज़्यादा है कंपनी का। अच्छा, जैसा कि अब आपने देख ही लिया कि कहाँ से इसकी वैल्यू देख सकते हैं, तो इसको जल्दी से समराइज कर लेते हैं। जो शेयर होल्डर्स इक्विटी होती है वो नेट वर्थ ऑफ अ कंपनी होती है, ये उसको बुक वैल्यू भी कहते हैं, यानी कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। फिर जो रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज होती है वो उसकी टोटल नेट वर्थ को कंपेयर करते हैं हम प्रॉफिट के साथ, तो वो होती है इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज 20 to 40% के करीब इस तरह हो तो इसका मतलब है कि कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और अपने कैपिटल को अच्छा यूज़ करके उस पर अच्छा प्रॉफिट बना रही है। लेकिन अगर वो 60s की तरफ चली जाए तो फिर आपको डेट पे भी नज़र एक मारनी पड़ती है कि इसका प्रॉफिट इतना ज़्यादा कैसे हो गया, कहीं इसका डेट ज़्यादा तो नहीं है। डेट ज़्यादा होने की वजह से ओवरऑल नेटवर्थ नीचे आ जाती है और उसका प्रॉफिट को जब नेटवर्थ से कंपेयर करते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा लगती है ये परसेंटेज। तो उस केस में जो मसला होता है वो फिर डेट वाला भी होता है। और फाइनली फिर मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से जाके पाकिस्तानी कंपनीज़ के लिए इसकी वैल्यू देखनी है। अच्छा, इसके अलावा और डिफरेंट कंसेप्ट्स की भी काफ़ी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, तो उन
की एक प्लेलिस्ट वगैरह बना के तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इसमें पी रेशोज़ है, बीटा है, फिर उसके अलावा और काफ़ी चीज़ें हैं। इसके अलावा इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोस टाइमली आप तक पहुँच जाया करें। अगर बेल बटन प्रेस कर लेंगे तो वो साथ आपको नोटिफिकेशन भी आ जाया करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइबर्स भी इस चैनल के 15,000 से भी थोड़े से ऊपर गए हैं, तो अगर आप उसमें भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहें तो देख लें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।